नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। कल के वीडियो में हमने आपको जश्यत्व संधि पर चर्चा की थी। ठीक है, बताया था कि जश्यत्व को जश्यत्व नाम क्यों दिया गया। क्योंकि इसमें जश प्रत्याहार का विधान है। ठीक, और उसके बाद दूसरी चीज ये बताई थी कि जश्यत्व संधि के दो भाग हैं। पहली है पदांत जश्यत्व संधि और दूसरी है अपदांत जश्यत्व। ठीक है, तो पदांत जश्यत्व संधि जिसका सूत्र है झलाम जश्वन्ते, उस दिन हमने बता दिया था। ठीक, अब उसके एक आध दो उदाहरण हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, पदांत जश्यत्व संधि का याद रखिएगा। ठीक, जैसे हमने आपको बताया था कि अंत में जश प्रत्यय होता है। झल प्रत्याहार के पश्चात कुछ भी इधर आ जाए तो अंत में झल के स्थान पर जश होता है। ठीक, जैसे कि वाग धन ईशा। ठीक, आप ये झल प्रत्याहार है, इसके बाद स्वर है। हमने एक बात ये भी बताई थी आपको इस संधि में कि इस संधि में यही एक संधि ऐसी है जिसमें व्यंजन संधि में स्वर आता है। बाकी अदरवाइज सभी संधियों में व्यंजन के बाद व्यंजन ही आता है, लेकिन यही एकमात्र संधि ऐसी है जिसमें स्वर भी आता है। ठीक है, आ जाता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज, ये चूंकि पदांत जश्यत्व संधि का उदाहरण है, इसलिए इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसमें दोनों तरफ पद बनते हैं। और पद का मतलब होता है कि जिसका अपना एक निश्चित स्वतंत्र अर्थ हो उसे ही हम पद कहते हैं। ठीक, तो ये देखिए पद बन रहा है, दोनों का स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है। क्या? वाग धन ईश। ठीक, ठीक, वाक, सॉरी गलती से हमने लिख दिया था, वाक धन ईश। ठीक, ये वाक है, ध्यान दीजिए। आप ये झल प्रत्याहार का उदाहरण है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, झल प्रत्याहार का वर्ण है। इसके बाद क्या है? स्वर है। तो अब इधर जो वर्ण रहता है वो अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। ये का है? का वर्ग का पहला है, तो अब ये अपने वर्ग के तृतीय में बदल जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? का के स्थान पर क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। वाग धन ईश। ठीक, अर्थ निकल रहा है। वाक माने वाणी, ईश माने स्वामी। ठीक, अब का के स्थान पे ग हो गया। अब हम इसको मिला देंगे, इस स्वर को हम इसमें मिला देंगे, हमारा बन जाएगा क्या? वागीश। ठीक, ऐसे ही दूसरा उदाहरण देख लीजिए। अच धन अंतः। अच है, पद बन रहा है हमारा। अच माने स्वर, अंतः माने अंत होने वाले, स्वर में अंत होने वाले वर्ग को। ठीक, अब ये झल प्रत्याहार का वर्ण है, इसके बाद स्वर आया है। ठीक, आप ये झल प्रत्याहार है, अपने वर्ग का प्रथम है, तो अब अपने वर्ग के तृतीय में बदल जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? चा छा जा, और यहाँ पे हलंत हो जाएगा, और उसके बाद ठीक बन जाएगा क्या? अब अज है, अब ये इसके बाद स्वर है, छोटा है, ये छोटा इसमें मिल जाएगा, तो जा हमारा हो जाएगा क्या? पूरा, बन जाएगा अजंता। ठीक, ऐसे ही सुप धन अंतः। सुप है, अंतः। ठीक, ये भी झल प्रत्याहार का वर्ण है, अपने वर्ग का प्रथम है। ठीक, और पद बन रहा है सुप माने सुप प्रत्याहार, अंतः माने अंत होने वाले। ठीक, तो अब ये अपने वर्ग का प्रथम है, तो अपने वर्ग के तृतीय अर्थात किसमें? बा में बदल जाएगा और बन जाएगा बा हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद छोटा बा में मिल जाएगा, तो बा हमारा पूरा हो जाएगा और बन जाएगा सुबंता। अर्थात सुप प्रत्यय से अंत होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सुबंत कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा झलाम जश्वन्ते का उदाहरण। ठीक, अब इसके बाद हम जश्यत्व संधि की जो दूसरी संधि, कौन सी? अपदांत जश्यत्व संधि। ठीक, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अपदांत जश्यत्व संधि। सूत्र क्या है इसका?
झलाम जश झशी। ठीक, क्या सूत्र है? झलाम जश झशी। तो अब इस सूत्र में भी पूर्व पद में वही पिछले वाली स्थिति रहेगी, अर्थात क्या? झल प्रत्याहार। ठीक, तो यहां पर झल ही रहेगा। ठीक, झल ये पूर्व पद की स्थिति है हमारी। उसके बाद ये जो जश है वो इक्वल वाली स्थिति है। झल ये पूर्व पद की स्थिति है और झल के बाद जो जश लगा है वो इक्वल वाली पद वाली स्थिति, बराबर वाली स्थिति। और जो झश है ये द्वितीय पद की स्थिति। ठीक, तो कह रहे हैं हमारे सूत्रकार कि यदि झल प्रत्याहार के पश्चात क्या होने पर? झश होने पर। अब इनको कहना था झश होने पर, तो इसलिए झश प्रत्याहार को इन्होंने सप्तमी एकवचन में रखा। क्यों? क्योंकि में या पर में हमेशा सप्तमी लगती है, तो झश को इन्होंने सप्तमी एकवचन में रखा, क्योंकि इनको कहना था झश होने पर। इसलिए झश को जब सप्तमी एकवचन में रखा तो हमारा रूप बन गया, पद बन गया क्या? झशी। और तोड़ते हैं तो झश निकलता। ठीक, तो अब सूत्र की स्थिति हमारी स्पष्ट हो रही है। क्या कह रहे हैं कि झल प्रत्याहार के पश्चात झश प्रत्याहार हो तो झल के स्थान पर जश हो जाता है। ठीक है, अर्थात झल धन झश बराबर जश। ठीक, अब झल प्रत्याहार सबको पता है। झल माने क्या? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और शा शा शा। ठीक, हाँ, उष व्यंजन शा शा शा। इसके बाद झश कहाँ से शुरू करेंगे? झभय से शुरू करेंगे और जब गर्दश पे लाके आप खत्म कर देंगे। तो क्या क्या आएगा इसमें? चतुर्थ और तृतीय। ठीक, तो कह रहे हैं कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के बाद किसी भी वर्ग का यदि चतुर्थ या तृतीय वर्ण हो तो अपने वर्ग के तृतीय, जश माने तृतीय में बदल जाता है। बस समझ में? ठीक है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से यदि हम देखें तो इसको आप बना लीजिए मैथमेटिक्स के हिसाब से कि 1 2 3 4 प्लस 4 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसी बात को हम आपको उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करके बताएं। ठीक है, आप इसका उदाहरण देखिए। ठीक, क्या कह रहे हैं कि दुघ दुघ धन ध। क्या लिखा है? दुघ धन ध। अब दुघ है ये झल प्रत्याहार का वर्ण है, अर्थात अपने वर्ग का चतुर्थ है। काखा गाघा चतुर्थ देखिए इसमें यहां पर था। इसके बाद धा है, ये अपने वर्ग का चतुर्थ है। ठीक, ताथा दाधा। ठीक, तो अब क्या होगा? ये झल के स्थान पर जश अर्थात अपने वर्ग के तृतीय में बदल जाएगा। ठीक है, ये तो नियम की बात हो गई, सूत्र की बात हो गई। और दूसरी चीज, क्योंकि ये अपदांत जश्यत्व संधि का उदाहरण है तो इसलिए देखिए इसमें पद नहीं बन रहा है। दोनों में यही फर्क है, जश्यत्व में। ठीक, पदांत जश्यत्व संधि में और अपदांत जश्यत्व संधि। फर्क क्या है कि उसमें पद बन रहा था, सुपधनंता, अचधनंता, उसमें पद बन रहा था आपका, लेकिन इसमें पद नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि दुख का कोई अर्थ नहीं होता और धा का भी कोई अर्थ नहीं होता। ठीक, तो ये अपदांत है, इसलिए इसमें पद नहीं बन रहा। ठीक, अब हम नियम पर आ जाएं फिर से कि आप ये चूंकि अपने वर्ग का चतुर्थ है और इधर अपने वर्ग का चतुर्थ है, तो ये अपने वर्ग के तृतीय अर्थात क्या? काखा गा में बदल जाएगा। ये कवर का चौथा है तो अब कवर का तीसरा हो जाएगा। क्या बन जाएगा? दुग धन धा बराबर दुग्ध। ये गा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये गा आधा है, हमने लिख लिया और धा को लिख लिया। क्या बन गया हमारा? दुग्धा। ठीक, अब ऐसे ही युद्धा, शुद्धा, वृद्धा सब बन जाएगा इसी से। वृद्ध
धन धा, ठीक। वृद्धा वृद्ध झल प्रत्याहार है, अपने वर्ग का चतुर्थ है और इसके बाद ये भी चतुर्थ है, तो ये अपने वर्ग के तृतीय अर्थात ये किस वर्ग का है? ता था दा धा अपने वर्ग का चतुर्थ है, तवर्ग का चतुर्थ है, तो अब ये अपने वर्ग अर्थात तवर्ग के तीसरे अर्थात क्या? ता था दा में बदल जाएगा और बन जाएगा क्या हमारा? वृद्धा वृद्धा, ठीक। ऐसे शुद्धा युद्धा, ठीक, कुछ भी बन जाएगा, ठीक। युद्ध धंधी बराबर उल्टी, ठीक। लब्धा लब धंधा बराबर लब्धा, ठीक। तो ये हो गई आपकी जशत्व संधि, पदांत भी हो गई और अपदांत भी हो गई, ठीक है। आप दूसरी चीज, अब इसको पहचानेंगे आप कैसे? हम आपको पहचानने का फंडा बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। एग्जाम में जाने जैसे कोई उदाहरण आ गया, ठीक है, तो उस उदाहरण में आप प्रथम वर्ण को छोड़ दीजिए, दूसरे वर्ण पर यदि, ठीक, किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण आ रहा हो, दूसरे पर तृतीय वर्ण आ रहा हो, किसी भी वर्ग का यदि तृतीय वर्ण आ रहा हो, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये जशत्व संधि का उदाहरण है, ठीक। आप जशत्व में भी आप कैसे पहचानेंगे कि ये पदांत जशत्व संधि का उदाहरण है या अपदांत जशत्व संधि का उदाहरण है, ठीक। तो उसके लिए क्लियर करने के लिए आप देखिए कि जो दूसरे नंबर का जो वर्ण है वो यदि अपने वर्ग का तृतीय तो है, तृतीय तो दोनों में ही होगा, चाहे पदांत जशत्व हो चाहे अपदांत हो, तो पहचाना इन दोनों में से है। तो यदि वो पूरा वर्ण, ठीक, पूर्ण हो, तो समझ जाइए कि पदांत का उदाहरण है, और यदि वो आधा हो तो समझ जाइए कि अपदांत का उदाहरण है, ठीक। पहली चीज, ये पहली ट्रिक आपको बता रहे हैं, ठीक। आप इसको आप याद रखिए, जैसे अभी तक हमने आपको सुबंता बताया था, सुबंता, ठीक है, अजंता बताया था उदाहरण, ये क्या है? पदांत जशत्व संधि का उदाहरण है, ठीक। तो अब देखिए ये पद है, उदाहरण है, इसके पहले वर्ण से आपको कोई मतलब नहीं, दूसरे पर जाइए, ये बा है, अपने वर्ग का तृतीय है, पाफा बा, इसमें भी देखिए ये भी अपने वर्ग का तृतीय है, चा छा चा, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये पदांत जशत्व संधि का उदाहरण, ठीक है, पहली चीज। और इसमें देखिए, इसमें जितने भी पद हमारे बने, दुग्धा वृद्धा, ठीक, ये क्या बने? ये दूसरा जो वर्ण है ये अपने वर्ग का तृतीय है, इसमें भी देखिए वही हाल है, अपने वर्ग का तृतीय है, ये कवर का तृतीय है, ये तवर का तृतीय है, लेकिन आधा है, ठीक। तो ये समझ जाइए कि आप अपदार्थ अर्थात झलाम जशि का उदाहरण, ठीक। पहली बात, यदि पूरा है तो पदांत जशत्व संधि, और यदि आधा है तो अपदांत, ठीक। दूसरी चीज, ये बहुत मोटी सी बात हमने बताई, कहीं कहीं पर ये स्थिति नहीं बनती है। होता क्या है, जैसे एक उदाहरण, जलमुख धन गर्जती बराबर जलमुख गर्जती, ठीक, तो उस वो पदार्थ जशत्व संधि का उदाहरण लेकिन आधा है, ठीक है। तो ये 90% में फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है, कि पूरा है तो पदांत जशत्व संधि और आधा है तो अपदांत, ठीक है। लेकिन इसमें भी यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप उसको तोड़कर पद बना के देख लिया करिए, ठीक है, कि तोड़िए, यदि पद बन रहा है अर्थात यदि दोनों का कोई स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है, इसमें हमने बताया था कि इसका सुबंता कैसे बना, सुपधन अंतः बना, ठीक है, सुपधन अंतः बना। अब देखिए पद आपका बन रहा है, इसको तोड़ के आप चेक कर लिया करिए, दोनों में कंफ्यूजन है, ठीक, कि पदांत का है कि अपदांत का है, उसको तोड़ के पद बना के देखिए कि यदि पद बन रहा है, ठीक है, इसको तोड़ा हमने, उदाहरण मान लिया आपको कंफ्यूजन हो गया, ठीक, तो इसको तोड़ के देख लीजिए कि इसका विच्छेद करने पर पद बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यदि पद बन रहा है तो 100% आप जान जाइए कि ये झलाम जशोवंते या पदांत जशत्व संधि का उदाहरण। और
इसका भी विग्रह कर लीजिए, दोनों उदाहरण के विग्रह कर लीजिए। और यदि इसका विग्रह आपने किया, इसमें पद नहीं बनेगा। और यदि जब पद नहीं बन रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये अपदांत जश्च संधि या झलाम जश्ची का उदाहरण है। इसको कोई रोक नहीं सकता। 100% आपको दावा के साथ कह सकते इस बात को। ठीक है, कि आपको कंफ्यूजन हो। पहली बार तो तीसरा होता है, ठीक, और ज्यादातर इसमें पूरा वर्ण होता है, इसमें आधा होता है। लेकिन मान लीजिए कहीं कोई ऐसी स्थिति फंस जाती है, तो ये तो मोटी सी बात हमने बताई, एक आध उदाहरण में ये नियम फॉलो नहीं करता, तो उसके लिए आप उसको सबसे अच्छा तरीका उसका विच्छेद करके देख लीजिए। यदि पद बन रहा है तो पदांत जश्च संधि झलाम जश्वंते का उदाहरण, या पद नहीं बन रहा है तो वो अपदार्थ या झलाम जश्ची का उदाहरण। ठीक, अब देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई। ये ट्रिक फंडा आप याद रखिए, बस उसको हमेशा तोड़ के देख लिया करिए, पद बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब ये आपको संधि हम समझते हैं, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद व्यंजन की अगली संधि पर चलते हैं। ठीक, कौन सी? मोनुस्वार। क्या है? मोनुस्वार। मोनुस्वार। ठीक है, मोनुस्वार, इसका नाम है हिंदी में अनुस्वार संधि। ठीक है, अब अनुस्वार आप सबको पता है, पहले ही बता चुके हैं। वर्णों का जो हम आपको वर्ण विचार पर हम चर्चा कर थी कि अनुस्वार किसे कहते हैं, तो हमने बताया था कि किसी भी शिरोरेखा के ऊपर लगाए गए बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक, अनुस्वार का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा, तो आप इसमें क्या कह रहे हैं? ठीक है, मोनुस्वार सूत्र है। ठीक, अब ये क्यों बनाया गया है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपको डिक्टेशन बोला जाता है कि सह गृहम गच्छति, मान लीजिए बोला गया आपको, ठीक, तो सह गृहम गच्छति। अब सबको पता है कि गृहम ऊपर अनुस्वार लगा के भी लिखा जाता है और हलंतयुक्त मां लगा के भी लिखा जाता है। ठीक, तो लिखा तो दोनों तरफ से जाता है, लेकिन शुद्ध क्या है व्याकरण की दृष्टि से? इसी को बताने के लिए कि कहाँ पर अनुस्वार लगेगा और कहाँ पर हलंतयुक्त मां लिखा जाएगा, इसी को बताने के लिए इस संधि का प्रयोग किया गया है, इस संधि को रखा गया है। ठीक, तो कह रहे हैं कि मोनुस्वार, कह रहे हैं कि मो अर्थात किसी भी मांत पद के बाद, ठीक, मांत पद का क्या मतलब होता है? अर्थात मां से अंत होने वाले कोई भी ऐसा पद है जिसके अंत में मां आ रहा है। ठीक, जैसे गृहम, त्वम, अहम, ये सब मांत पद हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि किसी भी मांत पद के पश्चात, ठीक, हमको लिखना है आने वाला जो पद है, ठीक, उसका प्रथम वर्ण यदि व्यंजन है, ठीक, व्यंजन आ रहा हो, ठीक, तो क्या होता है? हम वहां पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। कोई भी मांत पद है, उसके बाद आने वाला जो हमारा पद है, उसका जो प्रथम वर्ण है यदि व्यंजन है, तो हम वहां पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। और यदि किसी मांत पद के पश्चात आने वाले पद का प्रथम वर्ण यदि स्वर है, तो हम हलंतयुक्त मां लिखते हैं। ठीक, अब इसी बात को हम आपको उदाहरण से समझा दें। जैसे हम कहें कि सह गृहम गतः, यह आपको लिखना है। ठीक, तो अब देखिए गृहम, सह गृहम, अब ये पद है हमारा, मांत पद है। अब इसके बाद आने वाला जो पद है, इसका प्रथम वर्ण क्या है? गा क्या है? स्वर है कि व्यंजन? तो आप बोलेंगे व्यंजन है। तो ये मांत पद है,
तो मांत पद के बाद आने वाला जो पद है इसका प्रथम वर्ण चूंकि व्यंजन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे। तो हो बन जाएगा हमारा क्या, सहगृहम गता। और यदि हम आगता लिख दें, सहगृहम आगता, ठीक। तो अब चूंकि ये गृहम मंत पद है, इसके बाद पद हमारा क्या है, आगता। अब आगता पद का प्रथम वर्ण क्या है, स्वर, आस्वर है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सह गृहम। अब हम यहाँ पर हलंत मा लिख देंगे और इसके बाद लिख देंगे आगता, ठीक। अच्छा, अब ये नियम क्यों बताया गया स्वर वाला, कि स्वर हो तो ये लिख दें, हलंत मा लिख दें। क्यों, क्योंकि इसके बाद संधि हो जाती है, इसमें स्वर है, अब इसमें मिल जाएगी, इसमें संधि हो जाएगी और क्या बन जाएगा, सह गृह मागता। बन गया, बन गया क्या, सह गृह मागता। तो ठीक है, तो देखिए सह गृहम आगता या सह गृहमागता, ये गृहम आगता क्यों रखा गया, क्यों, क्योंकि इससे संधि हो जाएगी, इसीलिए बना गया है कि स्वर के बाद यदि इसके बाद स्वर आए तो हलंत युक्त मा। क्यों, क्योंकि हलंत युक्त मा हम लिखेंगे तब इसमें स्वर हमारा मिल जाएगा, संधि बन जाएगी, ठीक। तो हम अच्छा सह गृहम आगता भी बोल सकते हैं इसको, या संधि करके सह गृहम आगता, ठीक, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक। ये हमारी इच्छा पर है। आपको याद होगा जब संधि हमने शुरुआत की थी तो बताया था कि संधि कहाँ पर अनिवार्य है, कहाँ पर ऐच्छिक है। तो हमने अंत में बताया था कि वाक्य समासे तु, ठीक है ना, संहिता पदैक नित्या नित्या धातु उपसर्ग्यो नित्या समासे वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षित। वाक्य में जो संधि वो विवक्षा की अपेक्षा पर, अर्थात कहने वाले की इच्छा। यहाँ पर हमारा वाक्य है तो ये मेरी इच्छा पर है कि हम इसको सह गृहम आगता बोले या सह गृहमा गता, हमारी इच्छा पर ही। क्यों, क्योंकि ये वाक्य है तो वाक्य में संधि है, तो हम चाहे संधि करके बोले या विच्छेद करके बोले, ये हमारी इच्छा पर है। और दूसरी चीज हमने आपको उसके साथ ये भी बताया था कि जो विद्वान होते हैं, संस्कृत के मर्मज्ञ होते हैं, वो संधि करके ही बोलते हैं, यही विद्वत्ता की उनकी कसौटी है। तो जो विद्वान होगा वो संधि करके ही बोलेगा, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता है कि हम चाहे संधि करके बोलें या उसका विच्छेद करके बोलें, ठीक है। तो ये तो हो गई मोनुस्वार, ठीक, अर्थात अनुस्वार संधि, ठीक है। अब हम दूसरी संधि पर आते हैं। कौन सी संधि है हमारी, अब देखिए, अब देखिए, अब हमारी अगली संधि है क्या, खरिचा, ठीक। ठीक, इसका हिंदी में नाम है चरतो संधि। क्या नाम है, चरतो संधि, ठीक है। खरिचा सूत्र है हमारा, ठीक है। इसका नाम है हिंदी में चरतो संधि। इसको चरतो नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें चर प्रत्याहार का विधान होता है, तो इसीलिए इसको चरतो नाम दिया गया, ठीक। अब सूत्र है क्या, खरिचा। अब ध्यान दीजिए कि जो सूत्र में चा पद लगा हुआ है, ये क्यों लगाया गया है, क्यों, क्योंकि इससे पहले, ठीक, झल झल झलाम जशवंते झलाम जशि, और उसके बाद ठीक बाद का ये सूत्र है क्या, खरिचा माने और, चा माने और, तो और जो है यहाँ पर झल प्रत्याहार को सूचित कर, क्योंकि यदि और यदि झल प्रत्याहार के पश्चात अर्थात पदांत जशत्व में भी झल था, अपदांत जशत्व में भी झल है, और यदि झल प्रत्याहार के ही पश्चात क्या आ जाए, खर प्रत्याहार आ जाए, ठीक। तो झल के स्थान पर क्या हो जाता है, चर प्रत्याहार हो जाता है। बस समझ में, ठीक। तो कह रहे हैं कि यदि झल
प्रत्याहार के पश्चात खर प्रत्याहार आ जाए तो झल के स्थान पर चर प्रत्याहार हो जाता है। ठीक, अब झल सबको पता है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 4 या उष्ण व्यंजन। और खर प्रत्याहार क्या, खफ छठत चटतव कपय शशिशा र पे खत्म करेगा। तो खफ छठत द्वितीय हो गया और चटता ओ का पा ये प्रथम हो गया और तीनों प्रकार का शा 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 ये हो गया हमारा क्या, खर प्रत्याहार। और झल आप सबको पता है 1 2 3 4 या उष्ण व्यंजन श श श हा। ठीक, तो कह रहे हैं कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ के पश्चात किसी भी वर्ग का द्वितीय वर्ण प्रथम वर्ण या शा 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 कुछ भी आ जाए तो झल के स्थान पर चर, और चर माने चटता वा को लेना नहीं, कापा अर्थात प्रथम और ठीक कप चटत चटतव चटताव कापाय और शा 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 अर्थात अपने वर्ग का प्रथम हो जाता है चर प्रत्याहार। ठीक, आप इसका उदाहरण देखिए, जैसे कह रहे हैं कि लव धन सती। ठीक है, लव धन सती तो लव है झल प्रत्याहार का वर्ण है, पाफा बाफा झल में आ रहा है और ये सा है, ये देखिए सा है दंत सा है इधर आ गया। तो अब क्या होगा, ये जो झल प्रत्याहार है वो अपने वर्ग के प्रथम अर्थात ये किस वर्ग का है, पाफा बाफा, तो ये पवर का चौथा है तो अब पवर के तीसरे में बदल जाएगा अर्थात क्या, पा सॉरी पहले में बदल जाएगा, सॉरी ये पवर्ग का चौथा है तो अब ये अपने वर्ग के प्रथम अर्थात क्या, पा में बदल जाएगा और बन जाएगा क्या, लप धन स्यते बराबर तपस्यते। ठीक है, तो ये है चर संधि का उदाहरण। ठीक है, अब देखिए किसी भी उदाहरण में यदि किस पद का द्वितीय वर्ण प्रथम हो, अपने वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा हो, ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये चर तो संधि या खरिचा का उदाहरण है। बात समझ में आ गई? कैसे आप पहचानेंगे पेपर में, इसकी ट्रिक क्या है, इसका फंडा क्या है कि यदि पेपर में कोई भी उदाहरण दे रहा है और उसका द्वितीय वर्ण अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये चर संधि या खरिचा का उदाहरण है। जो भी पेपर में ऑप्शन दिया है, नाम दिया है तो नाम पे टिक कर दीजिए, सूत्र दिया है तो सूत्र पर टिक कर दीजिए। ठीक, अब इसके बाद हम अगली संधि पर आते हैं। अब देखिए खरिचा सूत्र के बाद अब हमारी अगली संधि है लत्तो संधि। कौन सी संधि है, लत्तो, ये देखिए लत्तो संधि। ठीक, इसका सूत्र मैं फिर से लिख दे रही हूं यहां पर, ये लत्तो है, इसका सूत्र है क्या, तोरली, तोरली सूत्र है इसका। ठीक, आप देखिए इसको लत्तो नाम क्यों दिया गया, क्यों, क्योंकि इसमें ला का विधान किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको लत्तो नाम दिया गया है। ठीक है, हो गया। अब सूत्र है तोरली अर्थात तोहली। कह रहे हैं कि इसमें यदि ये जो ता है, ता का मतलब तवर्ग, ठीक, ता का मतलब
ना। तो यदि तवर्ग के पश्चात ला होने पर इनको कहना था, इसलिए ला को इन्होंने सप्तमी एक वचन में कर दिया और बन गया ली। और जो रा ऊपर लगा ये तोह है, विसर्ग के स्थान पे रा हो गया, तोह धन ली बराबर तोगली हो गया। तो माने तवर्ग, तो माने तवर्ग और ला होने पर अर्थात तवर्ग के पश्चात ला होने पर, अर्थात कहने का मतलब कि यदि ऐसा कोई उदाहरण हो, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तवर्ग हो, ताथा दाधा ना हो और उसके बाद ला हो, तो ता के स्थान पर भी ला हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए जैसे कह रहे कि तत् धन लीना, तत् धन लीना, ये तत् है, तवर्ग है, ठीक, और इसके बाद क्या है, ला है, तो इसलिए इस ता के स्थान पर भी ला हो जाएगा, बन जाएगा। ये ला आधा है, सॉरी ता आधा है, तो इसके स्थान पर ला भी आधा ही होगा। और इसके बाद लीना को हम उतार लेंगे, ठीक है, तल्लीना बन गया। ठीक, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, तत् धन लय, ठीक, ता है, तवर्ग के बाद लाया है, इसलिए इस ता के स्थान पर भी ला हो जाएगा और बन जाएगा क्या, तल्लय। ठीक है, ये तो हो गई ताथा दाधा की बात। ठीक, यदि ताथा दाधा के पश्चात ला आ जाएगा तो ता के स्थान पर भी ला हो जाएगा। और तवर्ग का जो अंतिम वर्ण है क्या, ना, यदि ना के बाद ला आ जाए तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यदि ना के बाद ला आ जाए तो होगा तो ला ही, लेकिन ला अनुनासिक हो जाएगा, याद रखिएगा। ताथा दाधा तक ला आएगा तो ता के स्थान पर ला हो जाएगा, लेकिन यदि ना के बाद ला आ जाएगा तो ना के स्थान पर भी ला होना ही है, लेकिन वो ला कैसा होगा, अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे गुणवान धन लुंठिता, ठीक है, गुणवान धन लुंठिता। अब गुणवान है, ये यहां पर ना है और तवर्ग का है, तो तवर्ग का अंतिम अर्थात ना है, तो अब यहाँ पर इसके स्थान पर भी ला होगा, लेकिन ला वो कैसा होगा, अनुनासिक होगा और क्या बन जाएगा, गुणवान, ठीक, और लुंठिता उतर जाएगा इधर का। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद व्यंजन संधि की हम अगली संधि, ठीक है, बताने जा रहे हैं। कौन सी है, पर सवर्ण संधि। कौन सी संधि है, पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि सूत्र क्या है, अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण। क्या है, अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि अनुस्वारस्य माने अनुस्वार के पश्चात। ठीक, अनुस्वार सबको पता है, मैं आपको वर्णों के संबंध में पढ़ा चुकी हूँ। जब वर्ण विचार का हमने चैप्टर शुरू किया था तो हमने आपको बताया था कि अनुस्वार क्या है, किसी भी शिरोरेखा के ऊपर
लगाए जाने वाले बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि अनुस्वारस्य माने अनुस्वार के पश्चात, पश्चात मतलब धड़ का निशान। अब तो ये हमारी हो गई पूर्व पद की स्थिति। ठीक, और इसके बाद क्या हो गया, यही यही है, और ये हमारी द्वितीय पद की स्थिति यही। अब इसको हम तोड़ते हैं तो निकलता है क्या, यही। क्या निकलता है, यही। और अब इनको कहना था यही होने पर, तो इसलिए यही को इन्होंने सप्तमी एक वचन में रख दिया, रूप बन गया, पद बन गया हमारा क्या, यही। और ये जो पर सवर्ण है ये इक्वल वाली बाद वाली स्थिति है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि परिभाषा हमारी बन गई। कह रहे हैं कि यदि अनुस्वार के पश्चात यह प्रत्याहार आए तो पर सवर्ण हो जाता है। ठीक, अब फिर हम एक स्टेप नीचे उतरेंगे। ठीक, अब यही माने यही प्रत्याहार, और यह प्रत्याहार आप कहां से शुरू करेंगे, हैवरट, हा की बात जो या है वहां से आप शुरू करेंगे और कहां पर खत्म करेंगे, कपाई पर लाकर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब उसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक, अंतस्थ व्यंजन हैवरट लड़ यमंगर नब झभय घड़दश जब गर्दश खप छटर तो कपाई। ठीक, सिर्फ क्या बचेगा, ऊष व्यंजन शा शा शाहा बचेगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा। पहले उधर चारों में स्वर बचेगा, आयो लिक एवं औच, वो स्वर पहले छूट जाएगा, और उसके बाद हैवरट से हैवरट के या से शुरू के कपाई पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और तो इसमें क्या बचेगा, सब कुछ आ जाएगा, अंतस व्यंजन आ जाएंगे और सारे 25 स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ बचेगा क्या हमारा ऊष, सॉरी हाँ ऊष व्यंजन शा 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 हा बचेगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें छोड़ना क्या, आपको स्वर छोड़ना, ऊष व्यंजन छोड़ना, बाकी इसके लिए जो भी वर्ण मिले, ठीक, वो सब इसमें यह में आ जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, पर सवर्ण, अर्थात पर सवर्ण जो बाद वाला वर्ण होगा वो अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। ठीक, अब इसी चीज को हम आपको उदाहरण से समझा रहे हैं। ठीक है, इसमें यण में आ जाएगा यण तथा स्पर्श व्यंजन, यण प्रत्याहार और स्पर्श व्यंजन। ठीक, अर्थात यण प्रत्याहार है 4 और स्पर्श है 25। ठीक, 25 4 29। ठीक है, आप देखिए कह रहे हैं कि शाम धन तह, शाम धन तह, शाम है अनुस्वार है, अनुस्वार युक्त पद है। ठीक, और ये पद नहीं है, ये पद के मध्य की स्थिति है, याद रखिएगा। ये जो सूत्र है वो पद के मध्य में ऐसी स्थिति आने पर बता रहा है। ठीक, तो कह रहे हैं कि पद के मध्य में यदि कहीं ऐसी स्थिति आ जाए तो अनुस्वार के पश्चात यदि यह प्रत्याहार आ जाएगा तो ये जो बाद वाला वर्ण है वो अपने वर्ग के अंतिम में बदल जाएगा। ठीक, अर्थात ये जो श है, ठीक, अब इधर ता आया है तो ये ता का अंतिम वर्ण क्या होगा, ता था दाधा ना, तो ये जो अनुस्वार है वो अपने इस वर्ग के अंतिम में चला जाएगा और बन जाएगा क्या हमारा शा। शा को हम पूरा उतार लेंगे और ये जो है इस वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, नाम में बन जाएगा क्या हमारा शांता। ठीक, दूसरा उदाहरण एक और देख लीजिए, क्या है, अंधन की तह। ठीक, क्या है, अंधन की तह। अब ये अनुस्वार युक्त वर्ण है, इसके बाद क्या आया है का। ठीक, तो अब ये अपने वर्ग के अंतिम पंचमाक्षर में बदल है, अर्थात क्या का अंतिम क्या होगा, अंगा। ठीक, तो ये जो अनुस्वार है वो इस वर्ग के अंतिम में बदल जाएगा। ठीक,
और बन जाएगा आ, का के स्थान पर अंगा हो जाएगा। ठीक, और ठीक, बन जाएगा अंकिता। ठीक, गु ऐसे बनेगा गुम धन फिता, गुम धन फिता। ठीक, बन जाएगा गुम फिता, गुम धन फिता। ठीक है, गुम अनुस्वार है, इसकी याद क्या है फा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में आ रहा है। तो अब ये पा फा पवर का दूसरा है, तो ये पवर के पंचमाक्षर में बदल जाएगा, अर्थात क्या पा फा बा भा मा में बदल जाएगा और बन जाएगा क्या हमारा गुम। ये इसके स्थान पे माँ हो जाएगा और ये छोटी की मात्रा इसमें आ जाएगी और फा फिता को हम उतार लेंगे। क्या बन गया हमारा गुम फिता। समझ में आ गया। ठीक है, तो आज आपकी व्यंजन संधि पूरी हो चुकी है। ठीक है, और अब हम विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब व्यंजन संधि आपकी कंप्लीट हो चुकी है और हमने आपको बता दिया है, समझा दिया है। ठीक, व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद हम विसर्ग संधि पर आएंगे। ठीक है, इसका भी फंडा देख लीजिए, सबका देखा है, इसका भी देख लीजिए फंडा। यदि पेपर में कोई भी उदाहरण दे, ठीक, तो उसका द्वितीय वर्ण, ठीक, यदि पंचमाक्षर आ रहा है, ठीक है ना, तो आप समझ जाइए, तुक्का लगा लीजिए कि ये अनुस्वार यही पर सवर्ण, या हिंदी में नाम दे तो पर सवर्ण संधि का उदाहरण है। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक, और ये तो पहली बात हो गई। ठीक, और उसके बाद और चेक करना है, इसको बारीकी से जाना, तो आप उसका विच्छेद करके भी देख लीजिए एक बार। ठीक, आप उसका विच्छेद कर लीजिए कि ये इस नियम से इसमें पंचमाक्षर है तो इसके अनुसार ये होनी चाहिए। पहले स्टेप से चेक कर लीजिए और दूसरे स्टेप से एक और चेक कर लीजिए, इसका विग्रह करके देख लीजिए। ठीक है, कि ऊपर देखिए विग्रह करने पर ऊपर अनुस्वार युक्त पद आ रहा है कोई, ठीक, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये आपका पर सवर्ण संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो संधि पढ़ाई वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और कल हम विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, हमें उम्मीद है पूरी कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और ठीक है, आप इस हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसके बाद बेल आइकन का बटन दबाएं। ठीक, प्लेलिस्ट खोलें, सारे वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं। ठीक है, उसको देखिए। ठीक है, तो हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।